जैसे ही वह आदमी स्नो मॉन्स्टर को पार करने ही वाला था, तभी उसके पैर में बंधी लोहे की जंजीर ने उसे जोर से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। स्नो मॉन्स्टर फिर से दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए झपटा। तभी अवेई ने तुरंत छलांग लगाई और मॉन्स्टर के सिर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जा गिरा। जमीन पर उतरते ही उसने पत्थर से बंधी जंजीर को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद जंजीर जरा भी नहीं हिली। तभी स्नो मॉन्स्टर ने मौके का फायदा उठाकर फिर हमला कर दिया, लेकिन अवेई की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने आखिरी पल में मॉन्स्टर के जानलेवा वार से खुद को बचा लिया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि स्नो मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। इसके बाद उसने आवेई को जोर से जमीन पर पटक दिया। आवेई को लगा कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक स्नो मॉन्स्टर खुद ही लोहे की जंजीर में उलझ गया। वह पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनजाने में उसने आवेई की जंजीर ही बाहर खींच दी। आवेई ने तुरंत जंजीर को हथियार की तरह पकड़ लिया। जैसे ही स्नो मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटा, आवेई ने पूरी ताकत से विशाल पत्थर उसकी ओर उछाल दिया। एक ही वार में मॉन्स्टर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक और स्नो मॉन्स्टर ने अचानक सूला पर हमला कर दिया। आवेई तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। आखिरी पल में उसने सूला द्वारा फेंकी गई धारदार तलवार पकड़ ली। इसके बाद वह स्नो मॉन्स्टर के साथ ही मैदान में जा गिरा। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। हर कोई सांस रोककर इस मुकाबले का नतीजा देखने लगा। तभी तलवार की धार स्नो मॉन्स्टर के शरीर को भेदते हुए स्थिर हो गई। आवेई तलवार के साथ मॉन्स्टर के शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आया। इतनी जबरदस्त ताकत वाला विशाल स्नो मॉन्स्टर इस तरह इंसानों के हाथों आसानी से परास्त हो गया। चारों तरफ जोरदार तालियों और जयकारों की आवाज गूंज उठी। सभी लोग मिलकर आवेई का नाम पुकारने लगे और आखिरकार सभी ने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन अकेला दुया ही इस बात से बेहद नाराज था। वह अब भी स्नो मॉन्स्टर को छोड़कर दोनों को मरवाना चाहता था, लेकिन तभी आवेई ने खुद उसे मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। चुनौती स्वीकार करना साक जाति की हजारों साल पुरानी परंपरा थी, इसलिए दुया के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मजबूरन यह मुकाबला स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह नीचे कूदा, उस पर जानलेवा हमला हो गया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। सभी विवाद खत्म करने के बाद आवेई ने साक सेना को जोदान पर हमला करने का आदेश दिया और खुद सबसे पहले युद्ध के मैदान की ओर रवाना हो गया। इसी बीच राजकुमारी और जोदान का राजा अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। तभी निर्णायक समय पर आवेई ने खिड़की तोड़कर महल के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। जोदान के राजा को जैसे ही लगा कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, उसने तुरंत युद्ध का संकेत दे दिया। बाहर घात लगाकर बैठे सैनिकों को आदेश मिलते ही उन्होंने तुरंत पूरे दल के साथ हमला कर दिया। वे बाढ़ की तरह महल की ओर टूट पड़े और लाल लोगों की सेना के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा महल युद्ध के मैदान में बदल गया। गुस्से में पागल जोदान के राजा ने आवेई को लात मारकर गिरा दिया और पुरानी दुश्मनी का हिसाब हमेशा के लिए खत्म करने लगा। तभी जिंदगी और मौत के बीच एक युद्धपोत जोरदार धमाके के साथ सभा स्थल में घुस आया। दरअसल साक जनजाति का मुखिया अपनी विशाल सेना के साथ समय पर पहुंच गया था। सेना के पहुंचते ही युद्ध की स्थिति पूरी तरह पलट गई। जोदान के सैनिक तेजी से हारने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर आवेई ने जोदान के राजा को काबू में कर लिया, लेकिन जैसे ही राजा सच्चाई बताने वाला था, अचानक जमीन के अंदर से एक रहस्यमयी नीला तरल बाहर निकल आया। वह सीधे जोदान के राजा की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उसे पूरी तरह निगल गया। आवेई को तुरंत एहसास हुआ कि इसके पीछे छिपा हुआ सेनशेन देव पत्थर हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया, वह अचानक हवा में गायब हो गया। हालांकि वे उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं सके, लेकिन उसकी दुष्ट साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। आखिरकार इस ग्रह को भी युद्ध की तबाही से मुक्ति मिल गई। अंत में पूरे राज्य की जनता के आशीर्वाद के बीच आवेई ने राजकुमारी से शादी कर ली और इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।